नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां पर आरपीएफ ने वन्य जीवों के साथ नीलांचल एक्सप्रेस से एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस महिला के पास से बैग में भारी मात्रा में वन्य जीव पाए गए, जिसमें सांप, गिरगिट, मकड़ी और बीटल शामिल हैं। वहीं सभी जीव विदेशी नस्ल के हैं। गिरफ्तार महिला पुणे की रहने वाली है। बैग से कुल 26 सांप, 9 डिब्बे में बंद बीटल, 12 गिरगिट और एक बॉक्स में मकड़ियां पाई गई। हालांकि इनमें से एक सांप और 8 गिरगिट मृत पाए गए हैं। आरपीएफ को खगड़िया से नीलांचल एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में इनकी तस्करी की जानकारी मिली थी और सभी को जब्त कर लिया गया है। ये जितनी भी जीव बरामद किए गए यहां से, वो सभी विदेशी प्रजाति के हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत अरबों में है। इनमें सैंड बोआ सांप भी शामिल है और इस एक सांप की कीमत ही 25 करोड़ रुपए है। वहीं बोल पाइथन की कीमत 25 से 40 हजार तक की है, जबकि गिरगिट की कीमत 20 से 50 हजार तक। सभी को जब्त कर वन विभाग को सूचित किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और जिन सांपों को आप रेंगते हुए देख रहे हैं, इन मकड़ियों को आप देख रहे हैं, जिन बीटल्स को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सभी विदेशी नस्ल की हैं और इनकी कीमत अरबों में आकी जा रही है। नीलांचल एक्सप्रेस से 26 सांपों के साथ बीटल, गिरगिट को जब्त किया गया। एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये महिला पुणे की रहने वाली बताई जा रही है। हमारे स्टेशन पे नीलांचल एक्सप्रेस आने के बाद में आरपीएफ पोस्ट टाटा, फ्लाइंग टीम, सीआईबी टीम और जीआरपी वालों ने चारों ने मिलकर पूरे ट्रेन की गहनता से जांच की। इस दौरान उस महिला को पाया गया और जो सामान उसके पास था उसको जब जांच किया गया तो उसमें कुछ सांपों का होना पुष्टि हुआ। उसके बाद उस महिला और वो पूरे बैग को उतार कर पोस्ट में लाया गया। लगभग 28 सांप इनके पास से मिले हैं अभी, और अलग अलग तरह की मकड़ी और प्रजाति की भी है। और जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। प्रभंजन, क्या जानकारी मिल रही है? ये महिला इन सांपों को, इन वन्य जीवों को कहां, किसके हवाले करने वाली थी इस रैकेट में, और कौन कौन से लोग शामिल है? क्या जानकारी अब तक? जी बिल्कुल, ये आरपीएफ के फ्लाइंग टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि यह महिला पुणे से चली थी और ये इन जीवों को लेकर उन्हें दिल्ली जाना था। जिस तरह की आरपीएफ को सूचना मिली बंगाल के खड़गपुर से कि एक महिला संदिग्ध तौर पे वह नीलांचल एक्सप्रेस के जनरल बोगी में वो सवार है और वो जमशेदपुर आ रही है, तो आरपीएफ की टीम जो पूरी तैयार थी वो जमशेदपुर के रेलवे स्टेशन पे जैसे ही नीलांचल एक्सप्रेस वह स्टेशन पहुंची, आरपीएफ की टीम ने जनरल बोगी में सर्च किया और उस महिला को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उसके बैग से जब वो खोला तो सब वो चकित रह गए, हैरत रह गए कि इतने जो सांप है, मकोड़े हैं, गिरगिट है, सारे जितने भी जीव थे सब वो विदेशी थे और वो उनकी अगर हम बात करेंगे तो वो अरबों की या फिर करोड़ों की लागत उस सांप और जीव की आकी गई है। इस तरह के महिला को फिलहाल वह गिरफ्तार किया गया है। जो जमशेदपुर के जो लोकल है, जो सांप पकड़ने की जो टीम है, उन्हें बुलाया गया, फिर उसके बैग से खोला गया तो सारे जीव को बाहर निकाला गया, जिसमें कई मृत भी पाए गए हैं। फिलहाल आरपीएफ जो है उस महिला को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और ये इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी जो जीव है, जो विदेशी जीव जो नागालैंड से जो दिल्ली भेजना था, और ये उस महिला को, जैसा कि उस महिला को कुछ पैसे दिए गए थे या बैग पहुंचाने के लिए, तो इस तरह के इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है, आरपीएफ तो जो पुलिस है वो पूरी तरह सर्च कर रही है, जांच कर रही है, उस महिला से पूछताछ कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रबंधन इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और हेमंत सोरेन पर आने वाले सुप्रीम फैसले की। सीएम हेमंत सोरेन और उनके विधायक भाई बसंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद खास और अहम है। दोनों के खिलाफ जनहित याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज सामने होगा, क्योंकि फैसला ले लिया क्या है, लेकिन फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला सुनाया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और बसंत सोरेन के करीबियों पर अवैध कमाई को शेल कंपनी में निवेश करने की याचिका, उसके खिलाफ ये जो याचिका दाखिल की गई थी, उसे लेकर यह फैसला आना है। और 17 अगस्त को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले के याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा है,
उनकी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लीज आवंटन के मामले की सीबीआई जांच कराने वाली याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। दरअसल शिव शंकर शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये कहा था कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने फायदे के लिए और परिवार के कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक लीज का आवंटन किया था, जिसमें उन लोगों को फायदा पहुंचाया गया। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना अहम फैसला सुनाते हुए यह तय करेगा कि जो याचिका जांच के लिए दाखिल की गई है, क्या उस याचिका पर आगे सुनवाई किया जा सकता है या फिर नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि इसी फैसले से जो फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जांच की सुइयां लटक रही हैं, वो आगे कितनी बढ़ेंगी या कितनी मजबूत होंगी, इस पूरी याचिका में तय किया जाएगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बड़ी खबर रांची से, जहां सदर थाना क्षेत्र में डिस्टिलरी पुल के पास कबाड़ी दुकान में भीषण आग लग गई और कबाड़ी दुकान में ज्वलनशील सामान होने की वजह से आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। तेजी से ये आग फैलने लगी और आग की चपेट में इस दौरान कई गाड़ियां भी आई हैं। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग कैसे लगी, इसे लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं है। खबर देवघर से, जहां पर भूमि विवाद में घर में घुसकर मारपीट की गई है, जिसमें एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। जसीडीह थाना क्षेत्र के कोरीडीह की यह घटना है। बच्चे की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद में 4 आरोपी उनके घर में घुसे और लोगों की पिटाई शुरू कर दी गई। इसी बीच बचाने पहुंचे आशीष को आरोपियों ने जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो जाती है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया है। बेटी के साथ में जमीन मांगने हम नहीं देने के कारण मेरे कल ने घर ढुक के मेरे गेट तोड़ के घर ढुक के मदन राउत, बालेश्वर राउत, रिंकू राउत, अमित राउत घर ढुक के हमारा साथ मारपीट करने मेरे भतीजा हमको बचाने के गए थे, बचाने के लिए। उसका कर्म हमारे भतीजा हमको उठाने को है। उसका बाद मदन सालान राउत उठा को पटक दिया, करजवा पर चढ़ के धो दिया। उसका बाद डांडवा उठा को 3-4 बार पटक दिया। खबर रांची से, जहां पर रांची टाटा NH 33 पर बीती रात एक पिकअप वैन पलट गया, जिसमें 50 किलो से ज्यादा टमाटर बर्बाद हो गए। छत्तीसगढ़ से ओडिशा की ओर जा रहे पिकअप वैन में 108 कैरेट टमाटर लदे हुए थे। कारोबारी की माने तो करीब 70 से ज्यादा कैरेट रात के अंधेरे में गायब हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई व्यक्ति की जान नहीं गई, कोई जख्मी नहीं हुआ। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। रांची टाटा NH 33 पर तमाड़ के पास बीती रात 3 बजे एक सड़क हादसा हो गया और छत्तीसगढ़ से एक गाड़ी जो पिकअप वैन है उसमें टमाटर लोड होकर आ रहा था, लेकिन हादसे की वजह से जो पिकअप वैन पलट गया और देख रहे कि जो टमाटर है किस तरह सड़कों पर बिखरा हुआ है और स्थानीय लोगों के सहयोग से टमाटर को समेटने की कोशिश हो रही है। देख रहे हैं कि यहाँ पर टमाटर जो है बीती रात 3 बजे जिस तरीके से पिकअप वैन सड़क पर पलटा और पलटने के बाद पूरा टमाटर जो है सड़क पर बिखर गया, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने मदद की और मदद करने के बाद जो छत्तीसगढ़ से जो कारोबारी यहाँ पर आ रहे थे, अब उसी टमाटर को समेटने की कोशिश हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टमाटर जो है, जो टमाटर राजधानी रांची में 40 रुपए किलो बिक रही है, उस टमाटर का हाल NH पर क्या आप देख सकते हैं। ये भैया, ये हादसा हुआ कब? आज रात को हुआ सर। आज रात को हुआ 3 बजे रात को हुआ। कहाँ से ला रहे थे टमाटर? छत्तीसगढ़ से। वहाँ से ला रहे थे, यहाँ पलटी हो गया। तो कितना टमाटर था? 108 क्रेट था। अब कितना बर्बाद हुआ? 60 क्रेट जैसा लगभग बर्बाद हुआ है। हाँ। कैसे बेचने के ला रहे थे इसको? रेट में वहाँ जैसे बाजार में बिकेगा भाव। लेके कहाँ जाना था? उड़ीसा जाना था। अच्छा, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा। देख रहे कि छत्तीसगढ़ से उड़ीसा इस टमाटर को लेकर जाना था, लेकिन टमाटर जो है जिस तरीके से यहाँ पर गिरा है
जो कारोबारी तो परेशान हैं ही, खासकर देख रहे हैं कि 108 कैरेट टमाटर था और जो टमाटर अभी फ्रेश हैं, जो अच्छे टमाटर हैं जो बचे हुए हैं, उन्हें कैरेट में वापस डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोग परेशान हैं और आए दिन, हालांकि अब एनेस्थेटिक जो है रांची टाटा मार्ग, उसकी हालत काफी बेहतर हो गई है, लेकिन तेज वाहन रफ्तार जो है उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची बुंडू तमाड़ हाईवे। यूं तो झारखंड में नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना रहा बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी इस बूढ़ा पहाड़ पर जारी है, जिसमें रविवार को तबाही का जो जखीरा मिला उसे देखकर जवानों और अधिकारियों के होश उड़ गए। लातेहार में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, बूढ़ा पहाड़ से तबाही का सामान बरामद। नक्सलियों ने बना रखा था तबाही का पहाड़। जमीन पर पड़े इन गैस सिलेंडर को जरा ध्यान से देखिए और गिनते जाइए। यकीन है आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये सिलेंडर एलपीजी उपभोक्ताओं को सप्लाई के लिए नहीं बल्कि तबाही के लिए नक्सलियों ने जमा किए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। झारखंड में कभी नक्सलियों का सबसे बड़ा ठिकाना रहे लातेहार के बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस 20 के दौरान कोबरा बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी संख्या में तबाही का सामान देखकर सुरक्षा बलों के भी जवान और अधिकारी सकते में आ गए, जिन्हें कभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए लगाया था। पुलिस अधीक्षक महोदय को जो सूचना प्राप्त हुई, उसके आधार पर एक ज्वाइंट ऑपरेशन लातेहार पुलिस और कोबरा सीआरपीएफ के संयुक्त निर्देशन में निकाला गया। उस क्रम में, उस सर्च अभियान के क्रम में बहुत सारी विस्फोटक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। बूढ़ा पहाड़ पर बंकर से तबाही का जो सामान बरामद किया गया, उसमें 10-10 किलो के 17 ऐसे आईईडी शक्तिशाली बम हैं, जो धमाके से इलाके को दहलाने के लिए तैयार थे, जबकि 74 ऐसे सिलेंडर हैं जिन्हें बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, जबकि 2 से 3 किलो के 19 टिफिन बम, 9 सीरीज बम, 12 प्रेशर बम, 3 से 5 किलो का चेक वाल्व, 7 किलो वायर, 200 मीटर तार, 68 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, 400 मीटर साधारण तार, 1 ड्रिल मशीन, 8 इलेक्ट्रॉनिक स्विच, बैटरी की 10 क्लिप, नक्सलियों के 2 बैनर और भारी मात्रा में नक्सलियों के द्वारा जंगल में इस्तेमाल की जाने वाली दवा बरामद की गई, जो दिखाती है कि नक्सलियों ने कैसे बूढ़ा पहाड़ के कदम कदम पर तबाही के तार बिछा रखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस मुखबिर राजा साहब का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया और ऐसे में पुलिस ने मुखबिर राजा साहब का पता बताने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा कर दी है। वहीं पता बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। आपको बताते चले कि पुलिस मुखबिर राजा साहब 17 अक्टूबर से ही लापता है। मामले में राजा की पत्नी के आवेदन पर रातू थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। झारखंड सरकार की नाकामियों के खिलाफ बीजेपी आज से उलगुलान कर रही है। 7 नवंबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक पार्टी की ओर से प्रखंड स्तर पर धरना दिया जाएगा, जिसमें बीजेपी के सभी बड़े नेताओं के साथ ही तमाम कार्यकर्ता आंदोलन में कूदेंगे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि राज्य सरकार पर फेल होने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया इस दौरान और इस सरकार के अधिक दिन तक चलने पर उन्होंने संदेह जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से उलगुलान किया है। आज सभी प्रखंड मुख्यालयों पे हम सब जोरदार प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि साहब कार्यकर्ताओं के नाम नोट करो, कि जो जो कार्यकर्ता बैठेंगे उनका नाम नोट करो। क्या आप पॉलिटिकल किलिंग का प्लान किए हो? ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। आप गिदड़भट्टी से भाजपा के कार्यकर्ता को डरा नहीं सकते। आज से भाजपा करता लाखों की संख्या में 13 तारीख तक लगातार हर प्रखंड पर 2-2, 4-4, 5-5 हजार लोग प्रदर्शन करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ,
और जो लॉ ऑर्डर खराब हुआ है झारखंड के अंदर, बिजली की स्थिति, हर स्थिति, ऐसा कहते हैं रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया झारखंड के अंदर, उसके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर रहे हैं। तो झारखंड में रोजगार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अजीब तेवर दिखाए। सरकार के वादे के मुताबिक युवाओं को रोजगार नहीं मिलने को लेकर लोहरदगा में पत्रकारों ने बन्ना गुप्ता से सवाल पूछ लिया, तो वे जवाब देने के बजाय पत्रकारों के बीजेपी से रिश्ते जोड़ने लगे और सवालों के जवाब में पीएम मोदी के वादे उन्हें याद दिलाने लगे। झारखंड में भी बेरोजगारी दर बढ़ी है और झारखंड सरकार जिस प्रकार से वादा की थी कि युवाओं को रोजगार देगी, उस पर धरातल पर कोई अभी कार्य नहीं हो रहा है। इस पर क्या करेंगे? आप भाजपा से जुड़े हुए पत्रकार भाई हैं? हम पत्रकार हैं सर, भाजपा तो नहीं, इसीलिए पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ सर। ये नहीं पूछे, सवाल से भागने की प्रयास, ये प्रश्न है सर, उसका उत्तर दे दीजिए ना। दे ही रहे ना। अरे भाई यही उत्तर में तो ये भी उत्तर है। ठीक है, बोलिए। यही उत्तर में ये भी उत्तर। अगर आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है तो जवाब दे दीजिए। अरे तो उत्तर यही दे रहे हैं, तो कहाँ बोलने देना है आप? बोलिए सर। 8 साल हुआ मोदी जी को, 8 साल में हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात थी। 8 साल में 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। झारखंड में पिछले दिनों इनकम टैक्स की छापेमारी को कांग्रेस ने बीजेपी की साजिश बताया था और इस पर बीजेपी के सांसद संजय सेठ ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दावा किया कि जब तक जांच एजेंसी किसी के इशारे पर काम नहीं करती बल्कि सबूत मिलने पर ही कदम बढ़ाती है। यह सीधे तौर पर संजय सेठ का कहना था कि जांच एजेंसियों के ऊपर जो सवाल खड़े किए जाते हैं वो निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं और अनुचित भी हैं, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर एजेंसियां काम करती हैं। उन्होंने पूछा कि करप्शन हुआ है और पैसे मिले हैं, ये बड़ी बात है और अब सभी को इससे लेकर जवाब देना होगा। जो एजेंसियां होती हैं वो सूचना के आधार पर रेड करती हैं। ईडी ने रेड किया, जहां जहां ईडी रेड कर रही है करोड़ों बरामद हो रहे हैं। इनकम टैक्स ने जो अभी रेड किया, जो आप बात कर रहे हैं, अब इनकम टैक्स ने तलब किया है, इनकम टैक्स अब उनके खातों की जांच करेगा, क्योंकि जो पेन एंड पेपर में जो सूचना आती है इसमें भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना भाई। अब जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। आप भ्रष्टाचार करोगे, आप काले कारनामे करोगे, बच नहीं पाओगे। रिम्स समेत झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के ओपीडी एक समय पर ही खुलेंगे और एक ही समय पर वो बंद होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की सुविधा के मद्देनजर ओपीडी के समय में एक रूपता लाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब मेडिकल कॉलेज की ओपीडी 6 की बजाय 7 घंटे इलाज की सुविधा मरीजों को देगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राज्य संवाददाता निरंजन सिंह। झारखंड के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो समय है ओपीडी का, उसमें बढ़ोतरी की गई है। सुबह 9 से 12 और 3 से 6 किया गया, यानी 6 से 7 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। मैं इस वक्त रिम्स के ओपीडी में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मरीजों की लाइन लगी हुई है। ये ओपीडी है और आप देखें किस तरह से कतारबद्ध में यहाँ मरीज अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से यहाँ जो चिकित्सा कर्मी है, जो मेडिकल कर्मी है, अपने सुबह से ड्यूटी में लगे हैं, वहीं सुरक्षा कर्मी भी अपने ड्यूटी में तैनात हैं। लगातार मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, लंबी लाइन लगी हुई है। ये झारखंड का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, जहां पर इलाज पूरे प्रदेश झारखंड से यहां आता है। रांची से निरंजन। रांची के लोगों को अब ऑर्थोपेडिक की सर्जरी कराने के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना होगा, क्योंकि अब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सुविधा रांची में ही उपलब्ध हो गई है। बता दें कि पूर्वी उत्तर भारत के अस्पतालों में ऐसी पहली अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। घुटने के दर्द से परेशान झारखंड और रांची के लोगों को अब घुटना प्रत्यारोपण के लिए दूसरे राज्यों में नहीं भटकना होगा। हड्डियों के इलाज के क्षेत्र में राजधानी रांची में ही एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। पूर्वी उत्तर भारत का ये पहला अत्याधुनिक रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण केंद्र होगा। यह झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गरीब लोग बाहर जा नहीं पाते, और आज घुटनों का प्रॉब्लम तो पहले होता था तो कोई फैटी है तो उसको ही होता था, ओल्ड एज हो गया तो होता था, लेकिन आज जवान लोगों को भी नी का प्रॉब्लम हो रहा है।
इसके लिए आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ और ये इक्विपमेंट्स झारखंड की जनता को बहुत ही सहायता करेगा। रोबोटिक प्रणाली से घुटना प्रत्यारोपण में मानवीय चूक की संभावना नहीं होती और ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में और नी रिप्लेसमेंट में ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। भागदौड़ की आधुनिक जीवन शैली में खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से घुटनों की समस्या आम बात हो गई है। यहाँ की जनता को यही फायदा पहुंचा सकता हूँ कि कम खर्च में जो कम आपको यहाँ से मैंने डबल खर्च लगता है बाहर या ट्रिपल खर्च लगता है बाहर, वो खर्च आपको बच जाता है और सर्जरी भी अच्छी हो जाती है और काम भी अच्छा हो जाता है। और नजदीक के डॉक्टर होते हैं तो उससे मिलते जुलते भी रहते हैं। जो रोबोटिक सर्जरी आज जिसका लॉन्च हुआ है वो आए हुए अभी पूरी दुनिया में 10 साल हो रहा है और इसके आने के बाद क्या है, जो ऑपरेशन होता है उसका सटीकता बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। जो भी रहता है मेडिकल फील्ड में वो परसेंटेज की बात रहती है। अब जितना क्लोज परसेंटेज पहुंचा सको उतना अच्छा रहता है, उतना कम कॉम्प्लिकेशन रहता है। रोबोटिक सर्जरी पूरे पैर के सीटी स्कैन पर आधारित होती है। रोबोटिक सर्जरी में मरीज के शरीर में डाले गए एक विशेष कैमरे के माध्यम से ऑपरेटिव क्षेत्र का 3 डिग्री इमेज प्राप्त किया जाता है, फिर वहां रोबोट की सहायता से पहुंचा जाता है। ऐसे में उम्मीद है कि ये कदम मॉडर्न मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर में एक मील का पत्थर साबित होगा। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।